हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर की, जिसमें हम फिजिक्स को कवर करेंगे। इसमें हम फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्स में, ठीक है, डिटेल्स में देखेंगे। और आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होती है। आपके चार ऑप्शन है। सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, परिमाण एवं दिशाएं समान होती है, या फिर आपका किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। बात करते हैं गति के नियमों की। तो न्यूटन के 3 गति के नियम है। न्यूटन का तीसरा जो गति का नियम था वो था जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल का प्रयोग करती है, उसी क्षण दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। और ये जो दोनों बल होते हैं ये परिमाण में बराबर होते हैं, बट दिशा में ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यही है आपका गति का तीसरा नियम। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गोली चलने पर बंदूक का प्रतिक्षेपित होना, या फिर आपका नाव चलाना, ठीक है। ये गति के तीसरे नियम के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की, गति की, ऊष्मा की, या फिर ऊर्जा की। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जो न्यूटन का पहला गति नियम है ये जड़त्व की संकल्पना देता है। क्या है पहला नियम न्यूटन का, तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल न लगाया जाए, और यदि अगर वो गतिशील है तो तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कोई भारी बल लगाकर वस्तु को रोका ना जाए, ठीक है। तो यह है दोस्तों न्यूटन का पहला गति नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें जो बैठा यात्री होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है, या फिर सेकंड एग्जाम्पल है पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये आपके न्यूटन के पहले जो गति नियम है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बांध की दीवार नींव यानी कि आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, या फिर तेज गति को सहन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका दाब को सहन कर सकती है। इसी कारण से बांध की जो दीवार है ये आधार पर अधिक चौड़ी बनाई जाती है, ठीक है। अब दाब क्या होता है, तो दाब होता है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर इसे पास्कल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं आपका पास्कल। अगला क्वेश्चन है आज का, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है। आपके चार ऑप्शन है, भूकंपी तरंगों को, दूरी को, पवन के वेग को, या फिर विद्युत शक्ति को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जो एनोमोमीटर है ये पवन के वेग को मापने के काम आता है, ठीक है। और इसका जो महत्व है ये मौसम विज्ञान के अध्ययन में ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंपित तरंगों को मापने के लिए आपका सिस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है, और आपका विद्युत शक्ति को मापने के लिए आपका वाट मीटर, ठीक है, वाट मीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है। आपको बताना है लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ इस क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग से चलती हुई एक गोली, यानी कि आपके पास u दिया गया, u यानी कि प्रारंभिक वेग, तो ये दिया गया आपको 100 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड चीज़ आपको क्या दी गई है, 5 ग्राम की एक गोली, यानी कि आपको उसका मास दिया गया है 5 ग्राम, ठीक है। तो आप इसे किलोग्राम में बदल दीजिए,
तो ये हो जाएगा 0.005, ये आपका किलोग्राम में हो गया। तीसरी चीज़ आपको दी गई है कि किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद वो 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है। तो 0.01 सेकेंड का हमें टाइम दिया गया है, और रुकने का मतलब यानी कि उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इतनी चीज़ आपको दी गई है। अब आपको निकालना है बल का मान। बल का मान ज्ञात करने से पहले आपको इसका त्वरण निकालना होगा, और त्वरण का फॉर्मूला होता है A = V - U/T। अब आप मान रखिए 0, U का मान 100, T का मान 0.01 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 100 में से 0 में से 100 गया, माइनस में 100 आ जाएगा, और 0.01 का अब आप भाग दोगे तो आपका जो आएगा आंसर वो होगा माइनस में 10,000। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दोस्तों आपका त्वरण निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है बल। तो बल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? तो बल के लिए आपका जो फॉर्मूला लगेगा F = m/a। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? F = m/a। m कितना है? ये है आपके पास 0.005 kg, और a अभी हमने निकाला था, तो a कितना निकला था आपका? माइनस में 10,000। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने के बाद ये आएगा आपका माइनस में 50 न्यूटन। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आपका जो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान होगा वो आपका ऑप्शन सेकंड 50 न्यूटन होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान क्या होगा? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर नगण्य? तो पहले बात करते हैं जी की। जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बोले तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ये कहलाती है आपकी गुरुत्वीय त्वरण। जी का जो मान होता है ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाए तो जो जी का मान होता है वो होता है आपका ऋणात्मक। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो होता है आपका शून्य। और बात की जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच आपका आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल होता है। आपके ऑप्शन है 84 दिन, 88 दिन, 165 या फिर 180। तो इसका राइट आंसर है आपका 88 दिन। सबसे पहले बात करें सूर्य के निकटतम ग्रह की, तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है आपका बुध, और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 88 दिन होता है। और बात की जाए सबसे दूर ग्रह, जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, तो वो होता है आपका वरुण, और वरुण का जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों वो होता है आपका 165 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है 1 जूल, 1 वोल्ट, 1 डाइन या फिर 1 पाउंड? तो इसका राइट आंसर है आपका 1 जूल। यदि किसी वस्तु पर आप 1 न्यूटन का बल लगाओ और वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है 1 जूल। 1 जूल को आप न्यूटन प्रति मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी लिखते हैं आप, न्यूटन प्रति मीटर बराबर 1 जूल होता है। और इसका जो CGS मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपका अर्ग। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है बंदूक से दागी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल उसके द्रव्यमान के कारण, उसके वेग और द्रव्यमान के कारण, उस पर कार्यरत द्रव्यमान बल के कारण, या फिर केवल उसकी स्थिति के कारण? तो आपको बता दूं इसका राइट जो आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, उसके वेग और द्रव्यमान के कारण बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? आपके चार ऑप्शन है, 100 जूल, 600 जूल, 3600 जूल या फिर 6000 जूल। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? 100 वाट का विद्युत बल्ब, यानी कि उसकी पावर दी गई है आपको 100 वाट। ठीक है। सेकंड चीज आपको दिया गया है टाइम। टाइम दिया गया है दोस्तों आपको 1 मिनट। तो आप 1 मिनट को सेकंड में बदल लो, तो 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड। ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको निकालना है ऊर्जा। ठीक है, कितनी व्यय ऊर्जा होती है? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है P इंटू टी। ठीक है, तो आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा गए 60, यानी कि आपका हो गया 6000। ठीक है, 6000 जूल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है 110, 220 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड या फिर 440 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर है आपका 330 मीटर प्रति सेकंड। यह है आपका वायु में ध्वनि का वेग। अब आपसे पूछा जाए कभी कि शुद्ध जल में, ठीक है, शुद्ध जल में ध्वनि का वेग तो कितना है दोस्तों? शुद्ध जल में होता है 1435 मीटर प्रति सेकंड। और आपका नमकीन जल की बात की जाए तो नमकीन जल में होता है आपका 1500 मीटर प्रति सेकंड। और कभी पूछा जाए आपसे इस्पात, तो इस्पात में होता है आपका 5148 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? आपके चार ऑप्शन है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है, यानी कि आपकी जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की जो ध्वनि होती है वो होती है आपकी श्रव्य ध्वनि या फिर आपकी ऑडिबल ध्वनि। ठीक है, अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की, यानी कि इसे कहते हैं आपका प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। ठीक है, और बात करें इंफ्रासोनिक की तो इसे कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि और ये होती है आपकी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की। ठीक है दोस्तों, ये हमें सुनाई नहीं देती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम के नियमानुसार धारा I, विभवांतर V और प्रतिरोध R में संबंध है। आपके चार ऑप्शन है, I = V स्क्वायर R, I = VR, I = V अपॉन R या फिर I = R अपॉन V। तो इसका राइट आंसर है आपका I = V अपॉन R। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ओम के नियम की। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की कितनी मात्रा होती है? आपके ऑप्शन है 6.25 गुणा 10 की घात -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 गुणा 10 की घात 19 या फिर 6.25 गुणा 10 की घात 19। ये जो सारे मान हैं ये आपके कूलाम में है। ठीक है, इनकी सारी जो इकाइयाँ हैं वो हैं आपकी कूलाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रोटॉन पर जो विद्युत आवेश की मात्रा होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1.6 गुणा 10 की घात -19, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और आपको बता दूं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और बात की जाए प्रोटॉन के द्रव्यमान की तो वो होता है दोस्तों 1.67 गुणा गए 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, ये द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? पानी में, निर्वात में, हीरे में या फिर हाइड्रोजन में? तो इसका राइट आंसर है आपका निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। कितना होता है इसका वेग? तो ये होता है दोस्तों 3 गुणा गए 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? 1/2, 1/3, 2/3 या फिर 3/4? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है
ये कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो अगर आपने देखा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/3, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रभावित करने पर 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो आपको बताना है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है W, कितना दिया गया है आपको 250 जूल। ठीक है, सेकंड चीज आपको दी गई है इसमें आवेश, आवेश कितना है दोस्तों, तो आवेश है आपका 10 कूलाम का। अब आपको ज्ञात करना है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो V = फॉर्मूला होता है W/Q। आप मान रख लीजिए, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 250/10 कट गया 25 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड ये राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपके 4 ऑप्शन है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर, या फिर आपका न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर आप कह सकते हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, SO2, NO2, O2, या फिर आपका CO2। तो इसका राइट आंसर है आपका CO2। आपका जीवाश्म ईंधन जलने पर CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।